आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे आने के लिए। आज हम लोग इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ने वाले, यानी जो उस समय मौर्य काल चल रहा था। पिछले वीडियो में मैंने मगध साम्राज्य को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, उसी से कनेक्टेड है ये वाला वीडियो। आप उसको समझेंगे तो आप इसको आराम से समझ में आ जाएगा ये लेक्चर। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो वहाँ से रिलेटेड है। कैसे? जब मैं बता रहा था कि मगध साम्राज्य में बहुत सारे वंश आए, वंश का मैंने ट्रिक भी बताया था कितने सारे वंश आए। टोटल 7 थे। हसीन मसुकसा, ह से हरियंक हो जाएगा, सी से शिशुनाग, न से नंद, म से मौर्य हो जाएगा, फिर सु से सुंग हो जाएगा, एंड क से कर्णव हो जाएगा, लास्ट में सा से सातवाहन हो जाएगा। तो ये सभी वंश थे मगध साम्राज्य के। तो उसी से रिलेटेड ये वाला भी है। जब क्या होता है, जब मगध साम्राज्य ख़त्म होने वाला होता है, मतलब एंडिंग फेज में होता है, टोटली समाप्त होने के कगार पे होता है मगध साम्राज्य, उस समय इन लोगों का एंट्री होता है। ठीक है, ये लोग आते हैं इंडिया में, फिर कुछ समय के लिए राज भी करते हैं। ये लोग आक्रमण करके आते हैं, मतलब इज्जत से नहीं आते हैं, आक्रमण करते हैं इंडिया पे। और मगध साम्राज्य के बाद जो बाकी वंश आए, मगध साम्राज्य आप लोग भी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। उसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य मिलते थे, द ग्रेट अशोका मिलते थे। तो इतने महान महान राजा थे मौर्य काल में। तो उस समय जब मौर्य काल ख़त्म होता है तो कोई महान राजा फिर नहीं रहता है। उस समय इन लोगों का आक्रमण हो जाता है, और आक्रमण हो जाता है उसके बाद ये लोग क्या कहलाते हैं, इंडो ग्रीक भी इनको कह सकते हैं। क्यों इंडो ग्रीक कह सकते हैं? रहने वाले भले ही इनका जन्म हुआ है ग्रीक में, लेकिन आके फिर इंडिया में बस जाना परमानेंटली, इसलिए इनको ना ग्रीक कहेंगे ना इंडियन कहेंगे, इनको इंडो ग्रीक कहेंगे, बीच वाला इनको मतलब कहेंगे। ठीक है। सो इसमें टोटल 4 वंश हुए। जैसे कि मगध साम्राज्य में टोटल 7 वंश हुए, इसमें टोटल आपको 4 वंश के बारे में पढ़ना है। 4 ही वंश हुए। कौन कौन हुए? तो इनका एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, ISPK। ISPK का मतलब क्या होता है? आई से क्या होता है? तो आई से मतलब आपका ये हो जाएगा इंडो ग्रीक। सबसे पहला वंश द इंडो ग्रीक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वंश ये है शक वंश। ठीक है। और पी से आपका हो जाएगा पार्थियन, या इनको पहला वंश भी बोलते हैं। और लास्ट में होता है लास्ट मतलब इसके बाद गुप्ता वंश आ जाता है, ये वाला गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट हो जाता है। तो इनके बाद ये जो हैं कुषाण वंश लास्ट वंश है। तो इन चारों के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये जो इंडो ग्रीक लोग थे, इंडो ग्रीक वंश था, ये 2 चरण में इंडिया में एंट्री मारे थे, फर्स्ट फेज़ एंड सेकेंड फेज़। तो यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं दिया गया है, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। ऐसे फिर डायरेक्ट मैं बता दूंगा कि ये सबसे महान राजा ये हैं, फिर एक बौद्ध भिक्षु थे, तो आपको थोड़ा समझ में कम आएगा। और थोड़ा डिटेल में अगर मैं बताऊं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर इसको समझिए, ये 2 फेज़ में आते हैं। फर्स्ट फेज़ में डेमेस्ट्रियस आता है। डेमेस्ट्रियस ग्रीक का एक बहुत ही बड़ा राजा होता है और वो भारत पे आक्रमण करता है। तो जब डेमेस्ट्रियस आता है वो पंजाब पे आक्रमण करता है। पंजाब पे आक्रमण कर उस समय सुंग वंश चल रहा था, जो कि आपका मगध साम्राज्य का ही एक वंश था, सुंग वंश। तो उस समय सुंग वंश का शासक चल रहा था, और पुष्यमित्रा सुंग जो थे उस समय के राजा थे। तो आक्रमण करता है तो ऐसा नहीं होता कि ये जीत जाता है, इसकी हार हो जाती है, क्योंकि पुष्यमित्रा सुंग अपने आप में एक काबिल राजा थे। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा की है कि वो कितने ज़्यादा अच्छे और काबिल राजा थे। उसके बाद क्या होता है, डेमेस्ट्रियस तो आया और हार के चला गया। उसके बाद एक और शासक आता है जो कि ग्रीक से आता है, और ग्रीक से आने के बाद फिर वो भी आक्रमण करता है, और उस समय भी सुंग वंश ही रहता है। तो सुंग वंश में फिर क्या होता है, जैसे डेमेस्ट्रियस हार के गया था, वैसे ही ये भी पगला जो है, क्या उसको बोलते हैं, मिएंडर, इसका नाम आपको यहाँ पर देख सकते हैं। मिएंडर उसका नाम था, और उसका दूसरा नाम मतलब उसका अदर नाम, जैसे आप लोगों का भी 2-2 नाम होगा किसी का निकनेम, तो उसका निकनेम आप लोग याद रखिएगा, मिलिंडा था। ठीक है। तो ये आता है, उसने फिर आक्रमण करता है भारत पे, तो इसको भी हार ही हाथ लगती है। और हारने के बाद ये क्या करता है, ये भारत में ही रहता है, और भारत में रह के ये एक बौद्ध भिक्षु हैं। बौद्ध भिक्षु मतलब जो बौद्ध धर्म में लीन रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं और बौद्ध धर्म का ज्ञान देते हैं। ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म से ज्ञान लेता है मिएंडर, जिनका नाम क्या था, नागसेन। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वो सबसे पहला विदेशी कौन है जो बौद्ध धर्म को अपनाता है और बौद्ध धर्म को सीखता है? तो सब उसका नाम आप लोग ये वाला बताइएगा कि उनका नाम मिएंडर हो जाएगा। तो वो सबसे पहला विदेशी बना जिन्होंने बौद्ध धर्म की सीख ली, पढ़ाई ली। किनसे ली? नागसेन गुरु थे, तो इनको याद रखना। और नागसेन ने क्या किया, जो मिएंडर एंड नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुआ, वार्तालाप मतलब बातचीत हुआ, उनके बीच कुछ क्वेश्चन आंसर हुए, उन्होंने एक बुक में उसको लिख दिया, और उस बुक का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये है मिलिंद पनाहो। तो इन दोनों के बीच जो बात होती थी, गुरु चेला के बीच, गुरु आपका नागसेन और चेला आपका मिएंडर, तो इन दोनों के बीच जो भी बातें होती थी वो कौन सी बुक में आपको मिलेगी? मिलिंद पनाहो में। और इस बुक को लिखने वाले खुद नागसेन ही थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे फिर क्या होता है, उसके बाद सेकेंड फेज में आपका एक और आता है जिसका नाम है यूक्रेटाइडस।
यूक्रेटाइडस जो होता है वो जीत जाता है और वो क्या करता है, तक्षशिला जो पाकिस्तान में है वहाँ पे अपना एक नया वंश स्टार्ट कर देता है। सो यूक्रेटाइडस वंश में एक राजा थे जिनका नाम अंतियाल था, उनका एक राजदूत था हेलियोडेटस। हेलियोडेटस आप लोग 5-6 बार बोले याद हो जाएगा। वो शुंग वंश के राजा जो थे भद्रवत के दरबार में, मतलब मित्रवत मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, दोस्ती तो कर ही लेते हैं, उसके बाद उनको भागवत धर्म के बारे में पता चलता है। भागवत धर्म को जैसे ही पता चलता है वो भागवत धर्म अपनाने के लिए मतलब उतावले हो जाते हैं और भागवत धर्म अपना लेते हैं। तो सबसे पहले जो राजा हुए हैं जिन्होंने कोई धर्म अपनाया इंडियन मतलब रिलीजन, वो मेंढर है। उसके बाद भागवत, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और ये इसके और राजा हैं जिसका मैंने आपको बताया हेलियोडोटस, वो राजदूत थे, ठीक है, वो राजा नहीं थे, वो राजदूत थे। वो क्या भागवत धर्म को अपना लेते हैं, ठीक, उसी प्रकार से चलता रहता है। फिर लास्ट में क्या होता है कि इसका वंश का समाप्त हो जाता है। और इनका योगदान अगर भारत के फील्ड में रहे तो देखिए इन्होंने आक्रमण किया, नो डाउट खराब काम है, आक्रमण करना किसी भी देश पे कभी भी अच्छा नहीं हुआ है और कभी भी अच्छा नहीं माना गया। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ इंडिया को दिया भी, जैसे कि उसमें सबसे पहला जो चीज़ आता है कॉइन्स के बारे में, सिक्का, चित्रित सिक्का, मतलब सिक्का सादा नहीं होगा, इसमें कुछ कुछ बना होगा चित्र वगैरह। तो इन्होंने सबसे पहले बार इंडिया में कॉइन इशू किए, सिक्के इशू किए, और गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के एंड सिक्के दोनों इन्होंने इशू किए। और इन्होंने बहुत कुछ चीज़ और भी दिए, जैसे कि इन्होंने भारत में खगोल मतलब ज्योतिषी, गणित, मैथ वगैरह सारा का प्रारंभ इन्होंने ही किया था। इससे वही सब नहीं पता था बहुत सारे इंडियंस को। तो इनके आने से बहुत कुछ मतलब जहाँ पर आप जाएंगे ना, जैसे कोई बिहारी चल जाए अगर इंग्लैंड में तो वो अपना बिहारी छाप वहाँ पे छोड़ ही देगा। तो ये लोग ग्रीक वाले थे, तो ग्रीक वाले इंडिया में आए थे, तो इन्होंने ग्रीक वाला जो छाप है यहाँ पर अपना इंडिया में छोड़ दिया और इंडिया में बहुत कुछ दिया भी, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ख़त्म होता है आपका नेक्स्ट वंश स्टार्ट हो जाता है जिसको शक वंश बोलते हैं और इसको शीथियन भी बोलते हैं। तो इसमें भी महान महान राजा हैं। अगर इस पूछा जाए कि ये कहाँ से आए थे इंडिया में, सब देखिए सभी बाहरी लोग हैं, ये इंडिया के रहने वाले नहीं हैं। इंडो ग्रीक वाले ग्रीक से आए थे और शक कहाँ से आए थे, तो ये आपका मिडिल एशिया से आए थे। मिडिल एशिया मतलब समझते हैं आप लोग, एशिया का मैप आपको दिमाग में होगा तो आप लोग आराम से बता देंगे कि जो आपका वास्को ड गामा थे ना, वो जब से उन्होंने सी रूट का खोज किया था, मतलब भारत का रास्ता खोज किया था कि इंडिया में जाने का ये रास्ता है, उसी रास्ता से सब आके फिर इंडिया पे हमला करने लग गया। वास्को डी गामा अगर इंडिया आने का रास्ता नहीं ढूंढते तो क्या ये सभी को पता होता कि इंडिया कैसे जाना है? रास्ता ही नहीं पता होता तो इंडिया आता ही नहीं और आक्रमण वगैरह होता ही नहीं। तो वास्को डी गामा ने रास्ता खोजा, फिर उसको उस रास्ते पे आके बहुत सारे बड़े बड़े राजा इंडिया पर आक्रमण किए और इंडिया पे राज भी किए। उसमें से शकवंश भी एक है। और ये जब आए थे तो इन्होंने टोटल 5 जगहों पर अपना शासन करा था, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये सभी जो जगह हैं शकवंश के अंडर में आ चुका था जब ये एंट्री मारे थे इंडिया में। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मगध साम्राज्य में जब ये हसीन मशूक शाह चल रहा था उसी समय पैरेलल में आपका ये ISPK चल रहा था। ये लोग भारत पे आके आक्रमण करके भारत पे राज किया करते थे। तो क्या होता है कि एक शासक होते हैं नहपान, जिनका नाम नहपान होता है, वो फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिनको GPS शॉर्ट में कहते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, बट लेकिन हार जाते हैं। नहपान जी हार जाते हैं और उसको बहुत बुरी तरह से शासक को, जिसका नाम नहपान था, उसको हरा के भगा देता है। सो आपको इतना डिटेल में पढ़ना तो है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। और इसके जो सबसे ज़्यादा फेमस एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ताकतवर प्रतापी राजा जो हुए हैं उनका नाम रुद्रदामन है, ठीक है। रुद्रदामन लिखना चाहें तो लिख ले, रुद्रदामन इनके सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा हुए। उसके बाद जैसे ही शक शासक स्टार्ट होता है उसके बाद पार्थियन यानी पल्लव वंश स्टार्ट हो जाता है। पल्लव वंश में क्या क्या होता है वो सभी देख लेते हैं। पल्लव वंश में द फेमस पल्लव किंग या पार्थियन किंग जो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा मतलब प्रतापी था, उसका नाम है गोनोडोफेरेंस। गोनोडोफेरेंस इसका नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। इनका टाइम इंटरवल भी देख लेना। टाइम इंटरवल अगर आपको मैं नहीं बताऊं तो आप लोग खुद से भी देखते चलना, क्योंकि टाइम इंटरवल में कोई ऐसा ट्रिक काम नहीं करेगा कि आपको याद कर लो। ये आपको खुद ही पढ़ के याद करेंगे, बार बार पढ़ेंगे ना टाइम को, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। इनके समय में क्या होता है, 1st सेंचुरी AD में फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी अंडर द ST थॉमस विजिटेड इंडिया। जो पहले क्रिश्चियन है ST थॉमस इंडिया में आते हैं। इनके समय पे कौन जो सबसे प्रतापी राजा हैं उनका नाम क्या है, गोनोडोफेरेंस। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद ये भी वंश ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। उसके बाद कौन आ जाता है, कुषाण वंश। ये थोड़ा अच्छे समय के लिए चलता है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में। ये कहाँ से आते हैं, ये चाइना के आसपास, नियर चाइना लिखा हुआ है ना, चाइना के आसपास से इंडिया में एंट्री मारते हैं
और देयर एम्पायर इंक्लूड ए गुड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, और लगभग मतलब जैसे कि सेंट्रल एशिया तो इतना है, तो उसमें से इतना इन्हीं लोग का पार्ट था, ठीक है। और इनमें से जैसे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ऑलमोस्ट होल नॉर्थ इंडिया, अब कहने का मतलब इधर ये आपका गुजरात हो गया, इधर आपका थोड़ी कश्मीर ये है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया जो ऊपर वाला है, यूपी बिहार से ऊपर वाला जितना भी पार्ट है ना, आपका कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब वगैरह, वो सभी को नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। तो नॉर्थ इंडिया को भी ये सभी कब्जा में कर लिए थे। ऑलमोस्ट एशिया का जो आधा पार्ट है इन लोगों का कब्जा में था, कुषाण। और इसमें जो सबसे फेमस प्रतापी राजा हुए उनका नाम कौन था? कनिष्क था। कनिष्क के बारे में अगर आप सुने होंगे तो अच्छी बात है। कनिष्क सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा हुए इस वंश के, कुषाण वंश के। सो इनके दरबार में, कनिष्क के दरबार में कुछ पर्सन्स लोग रहा करते थे जिनका नाम आप लोग दे सकते हैं, अश्वघोषा, नागा अर्जुना, वासुमित्रा एंड चरक, ठीक है। इन चारों का नाम याद रखिएगा, VVI है। और अश्वघोषा जो थे उन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था बुद्धा चरित्रा। तो बुद्धा चरित्रा किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन बन सकता है, तो हमेशा इसको याद रखिएगा। वासुमित्रा जो थे, मतलब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, बुद्धिस्ट सम्मेलन जो हुआ था, उसके चेयरमैन ये थे वासुमित्रा। ये बुद्धिज़्म मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे इसकी चर्चा की थी, तो आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हैं और यहाँ पे भी याद कर लीजिएगा। ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, उस समय जो आपके पुरोहित थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे? वासुमित्रा थे। और इनका स्टार्टिंग टाइम दिया गया है, वो सभी आपको याद रखना है। बाकी उसके बाद जैसे ही कुषाण वंश ख़त्म होता है, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है? कुषाण वंश के एक सामंत थे। सामंत मतलब फ्यूडलिज्म मतलब नहीं समझते तो समझिए कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है और उनको बहुत ज़्यादा ज़मीन कहाँ से आता है? तो उनको दान से आता है। अब राजा वगैरह लोग उनको पास बहुत ज़्यादा ज़मीन दान कर देते हैं, इसीलिए उनके पास ज़मीन इकट्ठा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको सामंत कहते हैं। तो एक सामंत थे कुषाण के ही, उनका नाम था श्री गुप्त। वो एक नया मतलब डायनेस्टी, नया वंश स्टार्ट कर देते हैं, द गुप्ता डायनेस्टीज़, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन एक भी ना छूटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।